नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मणिपुर में आग लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पे निकल चुके हैं। साथ में अपने गिल्लू पिल्लू को भी लेकर के गए हुए हैं। अब भाड़ में जाए मणिपुर, भाड़ में जाए देश, हम तो चले घूमने करने। अच्छा, तुम लोग सब लोग ना बहुत बोल रहे हो कि कुछ बोला नहीं है मणिपुर पे। बोला तो है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ये इतिहास में एक काला पन्ना है, एक काला अध्याय है। 5 minutes later. तो मैं चेक करके आ गई हूँ और ये बात उन्होंने बंगाल के लिए बोली है। और मीनाक्षी लेखी जी भी इंटरव्यू वगैरह दे रही थी, बाइट दे रही थी। लोगों ने उनसे पूछा तो बंगाल के बारे में उन्होंने बताया कि बंगाल में किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। प्लीज मणिपुर के बारे में मत पूछना, फिर से बेचारी को भागना पड़ेगा। पता है कितनी मेहनत लगती है। मणिपुर में अभी क्या हुआ, हालात इतने खराब हो गए, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं फूटे। पर मन की बकवास, माफ करिएगा, मन की बात करनी थी तो लोगों में भी गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई भाई। और वही बात है कि बातें ऐसी करो कि 4 लोग रेडियो तोड़ने पे आ जाए। मणिपुर में लोगों ने रेडियो तोड़ दिए, लगातार विरोध कर रहे हैं कि तुम्हारे मन की बात नहीं सुननी, हमें हमारे बारे में भी कुछ बोल दो। मणिपुर के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्विटर पे गुहार लगाई मदद के लिए कि क्या कोई सुन रहा है, मणिपुर में हालात कैसे हो चुके हैं, ये लीबिया और सीरिया जैसा लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कोई सुनने वाला है नहीं, जो सुन रहे हैं वो देशद्रोही कहला रहे हैं। यही लेफ्टिनेंट जनरल साहब बहुत ज्यादा नफरत की राजनीति से प्रभावित नजर आते थे। पुराने ट्वीट्स इनके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन अब जब आग अपने घर में लगी है, तब समझ में आया कि नफरत की राजनीति कैसी दिशा में लेकर के जाती है और क्या दशा कर देती है। इन लोगों को कौन समझाए कि ये धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, न पूरे शहर पर छाए तो कहना। अगर इस तरह से किसी भी और देश में हो रहा होता कि देश के एक हिस्से में आग लगी है और देश के जो कर्ता धर्ता हैं वो कुछ नहीं बोल रहे, मुद्दे को अवॉइड कर रहे हैं, उल्टे अमृतकाल का उत्सव मना रहे हैं, तो उस देश की मीडिया धज्जियां उड़ा चुकी होती। वॉल्टर कॉन्ग्राइट ने कहा था कि जर्नलिज्म इज व्हाट वी नीड टू मेक डेमोक्रेसी वर्क। देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए पत्रकारिता की बेहद जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ के पत्रकार लोकतंत्र को सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंफ्यूज कर बैठे हैं। तो आइए देखते हैं फ्रॉम गुल्लू टू पिल्लू कि किसने इतने दिनों में क्या किया है। जब मणिपुर में ये चीजें चल रही हैं, उस वक्त हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिनके ऊपर ये चौथा स्तंभ टिका हुआ है, वो क्या कर रहे थे। सबसे पहले देखते हैं अमन चोपड़ा। नाम की भी इज्जत ये आदमी नहीं रखता, पर ठीक है। अमन चोपड़ा के बारे में देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया इतने दिनों में, किस तरह से पत्रकार होते उन्होंने लोगों की परेशानियों को दिखाया है। आइए चेक करते हैं। जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, उस वक्त अमन चोपड़ा आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म और वाहियात राइटर मनोज मुंतशिर को डिफेंड करते हुए ट्वीट कर रहे थे। देश के एक राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि गांव के गांव जल जा रहे हैं और अमन चोपड़ा कार्यक्रम करते हैं कि कर्नाटक में हिंदुओं से दगा हो रहा है। कर्नाटक के अलावा एक और राज्य की बात की है किसी उम्मीद में मत रहिए कि इन्होंने मणिपुर की बात की होगी। बंगाल की बात की है कि बंगाल में हिंदुओं से खेला हो रहा है। टूल किट और मेडल वाली साजिश पे शो कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। आइए अब चेक करते हैं सबसे विश्वसनीय चैनल को। और विश्वसनीय चैनल आज तक की बात हो रही है तो हमारे तिहाड़ी चौधरी की बात कैसे नहीं होगी। अब जन्मदिन था तो अपनी तारीफों के पुल ही रिट्वीट कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। पर उससे पहले यानी आखिरी जो पॉलिटिकल ट्वीट है वो भी देख लीजिए। 2 राज्यों की बात की इन्होंने भी कि बंगाल में दंगाइयों पे ममता हो रही। दूसरा शो किया है कि कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापस होने से किसका फायदा। और इतना ही नहीं, ये भी बोल दिया कि योगी जी से सीखो, यूपी से सीखो। रजत बेशर्मा तो अलग ही लेवल पर चले गए। उन्होंने कहा कि तूफान से मोदी ने बचाया। भैया, क्रेडिट जो है कहां पे देना है, कहां पे नहीं लेना है, ये पता होता है इन लोगों को। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो क्रेडिट मोदी जी को होता है, लेकिन चीन अगर अपनी सीमा में घुस आ जाता है तो उसमें विपक्ष की साजिश होती है। क्योंकि वही बात है ना कि सियासत में रवादारी जरूरी है, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। अशांत सिन्हा नेहरू को एक्सपोज कर रहे हैं। कार्यक्रम किया कि नेहरू को आरएसएस से इतनी नफरत क्यों थी। हिम्मत है अगर तो सरदार पटेल का भी नाम इसमें जोड़ देते, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल दिया ऐसा तो मालिक जो है वो लीज टाइट कर देगा। और इन लोगों को दलाली अब छुप करके करने में विश्वास नहीं है। करो तो खुल्लम खुल्ला करो। फोटो डाल रहा है गजब तेजस्वी, राजा की फोटो राजदंड के साथ। क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझानी है तो ये समझाओ ना कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से
में बीएसएनएल को खत्म करने के बाद अब सिस्टमेटिक तरीके से आईआरसीटीसी को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि दोस्त बिजनेस में उतर रहा है और दोस्त देश से बहुत बड़ा है। और हमारे गुल्लू की तो बात ही क्या करना, गुल्लू के लिए 2 शब्द, नहीं डरो मत, मैं वो नहीं बोलने वाली हूँ जो कि फेमस शब्द है उनके लिए। मैं बता रही हूँ कि गुल्लू ने केवल 2 शब्द लिखा, द वाइब। अमेरिका की सड़कों की फोटो डाला द वाइब लिखते हुए। मणिपुर की सड़कों की फोटो मैं बताऊं कैसी है, ये है मणिपुर के सड़कों की फोटो। और दोगलापन समझते हैं क्या होता है? जिस वक्त नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत में स्थितियां ऐसी हैं कि बच्चों से लेकर के बूढ़ों को जला करके मार दिया जा रहा है, गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल अधिकारी अमित मालवीय ट्वीट करते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में शांति के 9 साल, 9 years ऑफ लास्टिंग पीस इन नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये इतने निर्लज्ज हैं कि लज्जा भी इनके आगे लजा जाए। ये है अपने देश का ही एक राज्य मणिपुर, और ये है दूर का एक देश यूक्रेन। पर वहां पे मोदी जी ने सुलह करा दी सूत्रों के अनुसार, वही गुल्लू पिल्लू के सूत्र। तो वहां पे 56 इंच का सीना 2 देशों के बीच में खड़ा हो गया कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पर अपने ही राज्य में 56 इंच का सीना पिचक गया है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर हमला करने से पहले मैं बता देती हूँ कि खुद मणिपुर में लोग पोस्टर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आदमी को देखा है, और उसमें पहचान बता रहे हैं कि सीना 56 इंच का है। इस वक्त जब ये सब हो रहा है, उस वक्त भाजपा जिसके हाथ में देश की कमान है, भाजपा जिसके हाथ में मणिपुर की कमान है, क्योंकि सरकार उनकी है, वो क्या कर रही है? तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर। बीरेन सिंह ने इस मामले में लास्ट ट्वीट 6 जून को किया था, और उसके पहले भी जो ट्वीट्स हैं वो केवल और केवल रिट्वीट हैं अमित शाह के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, यानी कि अपनी जुबान है ही नहीं उनकी। इस वक्त जब अपने ही घर में आग लगी है, तब मणिपुर बीजेपी याद कर रही है इमरजेंसी के टाइम को। इस समय जब अपना घर जल रहा है, उस वक्त 1984 की आग को याद कर रही है मणिपुर बीजेपी। जब अपने ही नेताओं के घर जला दिए जा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेस को ट्रोल करने में लगी है, क्योंकि इन्होंने दिमाग से लेकर के जबान तक सबको गिरवी रख दिया है। और भक्त होने की पहली शर्त भी तो यही होती है। हालांकि मणिपुर बीजेपी की अपनी कोई जबान नहीं है, अपना कोई दिमाग नहीं है, तो अपनी मुख्य शाखा को रिट्वीट कर रही है। तो आइए मुख्य शाखा की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी की नेशनल जो बीजेपी है, वो इस वक्त माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों के लिए प्यार की बातें कर रहा है कि कैसे पुराने जमाने यानी कि कांग्रेस के जमाने में किस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव होता था। एक तरफ उत्तराखंड में फर्जी लव जिहाद के केस में हिंदूवादियों ने मुसलमानों को उनके घरों से भगा दिया, पर ये माइनॉरिटी से प्यार की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर में एथनिक क्लिंजिंग चल रही है। जनजातियां जो कि पहले से ही हाशिए पे थी, उनको एक एक करके खत्म किया जा रहा है, पर ये बात माइनॉरिटीज की कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के, मंत्रियों के घर मणिपुर में जला दिए गए हैं। खुद नेता इनके मंत्री वो इनसे मदद की गुहार कर रहे हैं कि हमें बचाइए, पर मोदी जी इनके ऐसे दोस्त हैं जो कि दुश्मनों को भी मात दिए हुए हैं। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, मोदी जी अमेरिका निकल गए। पर इन सब के बाद भी न भक्ति जा रही है न दलाली। आप इनके सोशल मीडिया को जरा देख लीजिए, ये ट्रोल खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि बात वही है कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं कि आपके सामने मैं लेकर के आऊं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।